हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल ज्योग्राफी बाय पवन सर में आप सभी का स्वागत है। और अपनी सुचारू रूप से क्लासेस चल रही है। आज एनसीईआरटी का 6th क्लास का अंतिम चैप्टर है 8वां, भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अब समय वेस्ट किए बिना हम क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। भारत की जलवायु में जो इन्वायरमेंट है, वायुमंडल, वनस्पति, पेड़ पौधे से संबंधित, वन्य प्राणी, वन्य जीवों से संबंधित आज अपन चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक में मौसम, जलवायु, इन्हीं के बारे में, वनस्पतियों के बारे में और वन्य प्राणियों के बारे में, वन्य प्राणियों के बारे में, वन्य जीव, सरीसृप, उभयचर, सभी के बारे में बात से अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि जलवायु पढ़ते हैं। तो जलवायु पढ़ने से पहले एक वर्ड आता है मौसम। मौसम क्या है? तो मौसम एक अरबी भाषा का शब्द है, मौसिम से बना है। अरबी भाषा का शब्द है मौसिम, मौसिम से बना है, जिसका अर्थ है मौसम। मौसम अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, मौसम मौसम शब्द से बना, ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मौसम। ठीक है, और मौसम है क्या? जो अपने दैनिक प्रतिदिन जो वायुमंडल में जो अंतर आता है वही मौसम से संबंधित है। ठीक है, जो प्रतिदिन वायुमंडल में दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होता है वही मौसम है। जो एक दिन, जो प्रतिदिन के बारे में चर्चा करते हैं, तो अपने वायुमंडल में जो भी अंतर आता है, सर्दी, गर्मी, शरद ऋतु, ये सभी मौसम में आता है। ठीक है, मौसम है दैनिक का आएगा, प्रतिदिन का। तो मौसम शब्द का अर्थ हो जाएगा वायुमंडल में दिन प्रतिदिन में होने वाले परिवर्तन को ही मौसम कहते हैं। अब मौसम भारत में 4 प्रकार से है। ठीक है, एक है दिसंबर से फरवरी। सर्दी मौसम। ठीक है, जो पहला है वही दिसंबर से फरवरी, सर्द मौसम। और जो दूसरा है मार्च से मई। ठीक है, मार्च से मई और मई से जून से अगस्त तक। ठीक है, अपनी जो एनसीईआरटी है उसमें 4 भागों में मौसम को बांटा गया है। समझ, भारत में प्रमुख मौसम होते हैं 4। दिसंबर से फरवरी ठंडा मौसम, मार्च से मई गर्म मौसम, जून से सितंबर दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटते का मौसम सर्द। ठीक है, दिसंबर से फरवरी सर्दी मौसम, जिसे ठंडा मौसम भी बोलते हैं, ठंडा मौसम। ठीक है, मार्च से मई गर्मी, गर्मी या गर्म मौसम। जो तीसरा आता है जून से सितंबर, जून से सितंबर। ठीक है, ये आता है अपना वर्षा काल। ठीक है, वर्षा, दक्षिण पश्चिम मानसून। पहला है दिसंबर से फरवरी, सर्द मौसम, ठंडा मौसम भी कहते हैं। मार्च और मई इनके मध्य गर्म मौसम, जो गर्मी का मौसम है। जून और सितंबर वर्षा का मौसम है, दक्षिण पश्चिम मानसून का है। जो चौथा है
अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर आ जाता है अपना शरद ऋतु। बेसिकली जो मौसम है भारत में 4 प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। कक्षा 6 की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन जो पढ़ा रहे हैं उस कक्षा 6 की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। दिसंबर से फरवरी सर्द मौसम, मार्च से मई गर्म मौसम, जून सितंबर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून, अक्टूबर नवंबर शरद ऋतु। दिसंबर, ठीक है, 4 पार्टों में डिवाइडेशन किया गया है। दिसंबर से फरवरी सर्द मौसम, मार्च से मई गर्म मौसम, जून से सितंबर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून। जो आता हुआ मानसून है ये तीसरे नंबर का ही, जून से सितंबर। जो चौथा है अक्टूबर से नवंबर शरद ऋतु मौसम। अब हम इनके बारे में एक एक से चर्चा करेंगे, एक एक के बारे में एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ेंगे। दिसंबर और फरवरी के बाद फरवरी और ठंडा मौसम के बारे में, फिर गर्म मौसम के बारे में, और फिर दक्षिण पश्चिम मानसून के एक शरद ऋतु के बारे में। इन चारों के बारे में एक एक क्रम वाइज अपन अध्ययन करेंगे। दिसंबर फरवरी सर्द ऋतु ठंडा मौसम। जो दिसंबर और फरवरी के माह में आपने देखा होगा कि स्वेटर वगैरह निकाल लेते हैं घर वाले, अपने को सर्दी लगने लग जाती है, कंबल वगैरह का मौसम आता है वो सर्द मौसम ही आता है, दिसंबर से फरवरी का मौसम। ठीक है, दिसंबर ये शीत ऋतु का मौसम होता है। ये मौसम आता क्यों है? जो मैंने पहले ही बताया था कि अपनी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी में भूमध्य रेखा है जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है। उसके बाद ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश सीधा कर्क रेखा पर पड़ता है तो यहाँ पे गर्मी का मौसम होगा, ठीक है, गर्मी का मौसम। जब सूर्य की प्रकाश किरण सीधी मकर रेखा पर पड़ेगी इधर, जब यहाँ पे सीधी पड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, भारत में शरद, ठीक है। यहाँ पे सीधी पड़ेगी तो यहाँ पे भी गर्मी, ठीक है। अब इनका जो क्रम है वो इस प्रकार है। इनका अपोजिट करना है। अगर सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ेगी तो अपने यहाँ पे गर्मी होगी, गर्मी का मौसम होगा। जब प्रकाश किरणें मकर रेखा पर होगी, मतलब सूर्य दक्षिणायन में होगा, तो अपने सर्द ऋतु आएगी। तो अपने इंडिया के बारे में बताया गया, तो इंडिया में अगर ये सूर्य के प्रकाश किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे शीत ऋतु होगी, तो सर्दी का मौसम होगा, ठंडा मौसम है। ठंडा मौसम में घर वाले गार्डन्स उस प्रकार से कपड़े वगैरह भी रखते हैं, अपने सर्दी के कंबल वगैरह ये सब पहनते हैं, ओढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा वाला जो चर्चा करेंगे वो आती है अपने मार्च से मई, ये गर्मी का मौसम, गर्मी का, ठीक है। तो गर्मी का ये है, जब प्रकाश की किरणें सीधी कर्क रेखा पड़ेगी तो यहाँ पे अपने गर्मी होगी। तो गर्मी होगी तो इंडिया में मार्च से मई के मध्य में गर्मी का मौसम होता है, जिसमें गर्म और शुष्क हवाएं चलती है। तो गर्म और शुष्क हवाएं चलती है मार्च और मई के महीने के मध्य में। जो शुष्क गर्म हवाएं चलती है, शुष्क गर्म हवाएं, शुष्क गर्म हवाएं चलती है, उन्हें लू कहते हैं, लू। इन हवाओं को क्या कहते हैं? लू। मार्च और महीने के मध्य में जो शुष्क गर्म हवाएं चलती है वो लू कहलाती है। और लू है जो एक प्राकृतिक आपदा के रूप में इनका नाम लिखित किया गया है, प्राकृतिक आपदा के रूप में। जो लू है अपने एनसीईआरटी में लू के बारे में प्राकृतिक आपदा के रूप में माना गया है लू को। और ये चलती कब है? मार्च से मई के महीने के मध्य में।
शुष्क एवं गर्म हवाएं चलती है, जिसमें अपने को कपड़े, सूती कपड़े पहने जाते हैं, कम से कम कपड़े पहनते हैं जिससे कि अपने को गर्मी से बचाव हो सके। ऊन वगैरह के कपड़े को नहीं पहना जाता इसमें, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गर्मी का माहौल होता है। ठीक है, शुष्क एवं गर्म हवाएं जो फिलहाल भी कंटिन्यू चल रही है, शुष्क एवं गर्म हवाएं। अब जो तीसरा नंबर का आता है, तीसरा नंबर का जो अपना आता है तीसरा है जून व सितंबर के मध्य, जून में सितंबर के मध्य में। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसे वर्षा काल भी कहा गया है, वर्षा काल। देखो, जब सूर्य मार्च और मई के महीने में कर्क रेखा पर होगा, तो कर्क रेखा पे होगा तो उसके बाद ये अपना पोजीशन चेंज करेगा। जब प्रकाश यहाँ विषुवत रेखा साइड आएगा, विषुवत रेखा फिर मकर रेखा साइड, तो जैसे जैसे नीचे दक्षिणायन की ओर आता जाएगा, तो जून और सितंबर के महीने में भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रवेश होता है। दक्षिण मानसून तो आता हुआ मानसून है, आता हुआ मानसून है। इस प्रकार समझना। जो अपना इंडिया है, इंडिया में जब सूर्य कर्क रेखा अपनी यहां से गुजरती है, ठीक है, जब मार्च और मई के महीने में प्रकाश की किरणें जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ती थी, यहाँ पे गर्मी होगी। अब उसके बाद सूर्य दक्षिणायन में जाएगा, जब सीधी किरणें मकर रेखा पे पड़ेगी। मकर रेखा से पहले आता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पे जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी, तो जैसे जैसे यहाँ पे मौसम बदलने लग जाएगा, और यहाँ पे जल से स्थल की ओर हवाएं चलने लग जाएगी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी साइड से। जल से स्थल की ओर हवाएं चलने लग जाएगी, इसकी वजह से मौसम में बरसात होगा। और ये जो हवाएं हैं, ठंडी हवा आर्द्र हवाओं के रूप में चलती है, और आर्द्र हवाओं के रूप में चलेगी तो ये अपने हिमालय से टकराकर और यहाँ पे पहाड़ी इलाकों से टकरा के और वर्षा करेगी। ठीक है, जब जल से स्थल की ओर आर्द्र हवाएं चलेगी, नमी हवाएं चलेगी, तो ये पहाड़ी पर्वतों से टकराकर वहां पे वर्षा करती है। अपना उत्तर में हिमालय है, हिमालय से टकराकर यहाँ पे पूरे भारत में वर्षा का काल होता है। जून से सितंबर, दक्षिण पश्चिम मानसून भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और अपने जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो मानसून नाम में होती है। ठीक है, मानसून नाम। ठीक है, मानसून राम में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा काल होता है वो मानसून राम का होता है, और सबसे कम जो वर्षा होती है अपने राजस्थान में जो मरुस्थलीय एरिया है। ठीक है, राजस्थान में मरुस्थल में, जहाँ पे कभी कभी वर्षा ही नहीं होती। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है वो किस क्षेत्र में होती है? सबसे ज्यादा वर्षा मानसून राम में होती है। और ये जो वर्षा है डिपेंड किस पे करती है? भारत की जो जलवायु है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है 4 फैक्टरों पे। ठीक है, चार फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करती है। और 4 फैक्टरों में कौन कौन से हैं? जैसे ऊंचाई, उच्चावच, स्थिति, ठीक है, ऊंचाई, उच्चावच,
स्थिति, इनके ऊपर भारत का जो जलवायु मंडल है वो डिपेंड करता है, ठीक है। और चौथा वाला जो आता है वो है समुद्र से दूरी। स्थिति, ठीक है, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। तो इनके कारण भारत का जलवायु की जो जगह है वो प्रभावित होती है। जून से सितंबर दक्षिण पश्चिम मानसून। अभी चौथे नंबर पे आता है लौटता हुआ मानसून। इसे जून और सितंबर के मध्य में जो बारिश का मौसम आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, उसे आता हुआ मानसून बोला जाता है, क्योंकि इससे जल से स्थल की ओर आर्द्र हवाएं चलती है। और जो चौथे नंबर पे आता है अक्टूबर से नवंबर, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर की आते जैसे शरद काल बोला जाता है, क्योंकि इसमें मानसून लौटता हुआ होता है, ठीक है। इसमें जो मानसून होता है वो लौटते हुए क्रम में होता है। सारा खेल इसी पे ही है। जो अपना एक ग्लोब है, इसमें प्रकाश किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा का ये, जब प्रकाश किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है तो यहाँ पे उष्णकाल होता है, गर्मी का मौसम होता है। और जब प्रकाश किरणें मकर रेखा पर पड़ेगी तो यहाँ पे गर्मी का मौसम होगा और यहाँ पे उष्णता होगी, तापमान का अधिकता होगी। अक्टूबर से नवंबर, ठीक है। जून से सितंबर के मध्य तो जल से स्थल की ओर जाएगी, ठीक है, जल से स्थल की ओर जाएगी हवा। और जब अक्टूबर से नवंबर के मध्य में जो मौसम है, आर्द्र हवाओं की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी और ये लौटते हुए मानसून के रूप में आएगी। और जब लौटते हुए मानसून के रूप में आएगी तो यहाँ पे तमिलनाडु और केरल साइड, ठीक है, केरल और तमिलनाडु साइड इधर वर्षा की अधिकता होगी। तो लौटते हुए मानसून के कारण भी तमिलनाडु और केरल साइड यहाँ पे वर्षा का काल होता है। अक्टूबर और नवंबर शरद ऋतु का काल होता है, ठीक है। तो ये अपने ऋतु काल है जो मौसम विभाग ने बांटे हुए हैं अपने कक्षा 6 के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। दिसंबर, फरवरी, मार्च, मई और जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के मध्य। तो इनमें अपने जो मौसम ने बांटा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बताया। तो अपनी जलवायु में ये आ गए, जलवायु में ये सारा फैक्टर है एनसीईआरटी कक्षा 6 में। तो मौसम की परिभाषा दी गई है कि मौसम है क्या, अपने दैनिक प्रतिदिन वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन मौसम कहलाते हैं। और जब मौसमों की अधिकता के आधार पर वार्षिक मौसमों की अधिकता से मौसम की औसत, जब कई वर्षों में मौसमों की जो औसत काल होता है, कई वर्षों का औसत काल, मौसम तो हो गया अपना जो प्रतिदिन वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है, दैनिक परिवर्तन होता है, वो मौसम होता है। और जब कई वर्षों के मौसमों की औसत काल होता है, जो अपने सबसे ज्यादा जो मौसमों के जो औसतों का औसत मान किया जाता है, तो वो जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है? जलवायु। और अपने भारत में सबसे ज्यादा जलवायु मोटा रूप में देखा जाए तो मौसमी जलवायु है। भारत का जलवायु मंडल कौन सा है? भारत की जलवायु कौन सी है?
मौसमी जलवायु, मौसमी जलवायु, ठीक है। मौसम के बारे में मौसम शब्द से बना ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मौसम। और मौसम दैनिक प्रतिदिन जीवन में वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन मौसम कहलाता है। जब कभी मौसम ठंडा होना, कभी गर्म होना, ये सब मौसम से संबंधित है। और मौसम को 4 पार्ट में बांटा गया है। दिसंबर से फरवरी ठंडा मौसम, मार्च से मई के मध्य गर्म मौसम, और जून और सितंबर के मध्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो जिसे आता हुआ मानसून भी बोला जाता है। और अक्टूबर नवंबर शरदकाल, जिसे जाता हुआ मानसून बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। कई वर्षों के मौसमों की औसत काल, औसत जलवायु तापमान, औसत काल जलवायु कहलाता है। भारत मौसमी जलवायु है, ठीक है। अब बात करते हैं वनस्पति पे। अपना जलवायु फैक्टर कंप्लीट। जलवायु अपना हो गया। अब बात करते हैं वनस्पति का। वनस्पति, वनस्पति जो अपने वायुमंडल में अपने जो स्थल भूभाग है, पृथ्वी का जो ठोस भूभाग है, वहां पर जो घास, झाड़ियां, पेड़ पौधे ये सभी पाए जाते हैं, वनस्पति के अंदर काउंट होता है। लेकिन वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति अलग होती है और जो मानव द्वारा सहायता की बनाई जाती है वनस्पति अलग होती है। इसका यही है पहला भट्ट। पेड़ पौधे छोटे भी होते हैं झाड़ियों के रूप में, जैसे कैक्टस हुआ, ठीक है, फूलों के पौधे हुआ। इनको पार्ट में क्या बताऊंगा, वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। जो छोटे आकार के रूप में होते हैं जैसे झाड़ियाँ, फूलों के पौधे। जो बीच के मध्यम आकार के होते हैं, जो बड़े होते हैं, जिनकी पत्तियों में अधिकतर शाखाएं पाई जाती है, जैसे नीम का हुआ, आम का, ठीक है। और जो तीसरा फैक्टर है जिसमें पेड़ की हाइट तो अधिक होती है और पत्तियां कम होती है, ठीक है। जो पत्तियां हैं, ठीक है, पेड़ों का आकार के रूप में बांटा गया है। जैसे ये पेड़ हो गया, एक मध्यम आकार का पेड़ हो गया जिसमें शाखाएं बिल्कुल कम है, ठीक है, शाखाएं 2 ही है। और जो तीसरा आकार का हो गया जैसे झाड़ी वगैरह, ठीक है, झाड़ी वगैरह का पेड़ हो गया, जो आकार के आधार पर बड़े में आ जाएगा। आम, नीम का पेड़ जिसमें शाखाएं अधिक होती है, पत्ती अधिक होती है। दूसरे आकार पर हो गया नारियल का पेड़ होता है जिसकी हाइट भी अच्छी होती है लेकिन पत्तियों की मात्रा कम होती है। तीसरे में अपने झाड़ियाँ आ जाएगी, झाड़ियाँ, फूलों के पेड़, ठीक है। अब पहला ये है कि प्राकृतिक वनस्पति की डेफिनेशन दी गई है आपकी क्लास, आप छठी क्लास की एनसीईआरटी में। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति से हास्य ये है कि जो मनुष्य की सहायता के बिना जो पेड़ पौधे उगते हैं, घास, झाड़ियां, पेड़ पौधे जो भी मनुष्य की सहायता के बिना उगते हैं वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है, ठीक है, जो मनुष्य की बिना की सहायता से उगते हैं। पेड़ पौधे जो अपने को, ठीक है, पेड़ों से अपने को क्या मिलती है? ठीक है, जिस पेड़ है, पेड़ से अपने को मिलती है एक तो CO2, ठीक है, एक ऑक्सीजन। जो पेड़ पौधे हैं वो CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं दिन के समय, जो अपने मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक ऑक्सीजन
गैस है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मनुष्य के जीवन के लिए। और CO2 को अवशोषण करते हैं पेड़ पौधे। तो जो वनस्पति मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे जैसे जीवन बढ़ रहा है वैसे वैसे तकनीकें मशीनें आती जा रही है, जिससे अपने जीवन में प्रकृति की काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। वनों को उजाड़ दिया गया है, पर्वतों का अपरदन हो रहा है, कटाव हो रहा है, वहां पे अवैध खनन भी कार्य चल रहे हैं, जो अब मनुष्य के लिए भीषण समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, एक ये कि वनों की आवश्यकता है। वनों से हमें लकड़ियां मिलती है, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, गोंद मिलता है, जड़ी बूटियां मिलती है, भोजन मिलता है। जो जड़ी बूटियां, कंदमूल वगैरह, फल फ्रूट वगैरह, ये सब हमें पेड़ पौधों से ही तो मिलता है। तो अपने जीवन के लिए पेड़ पौधे सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यह है कि कल से ही एक एक विद्यार्थी एक एक पौधा तो जरूर लगाएं, जिसका सिंचन से अपनी प्रकृति में सुधार आ सके, और अपने बगीचा वगैरह के रूप में भी बनाएं। ठीक है, तो अपने जो वनस्पति है, वनस्पति से फल फूल, सब्जियां, भोजन, शहद, जड़ी बूटियां, फर्नीचर, लकड़ियां वगैरह, इनसे अपन कार्बोरेटर के रूप में काफी कार्य होता है। ये सब भी प्राकृतिक वनस्पति के अंडर ही आता है। ठीक है, आपके बस इतना ही दिया है। अब यह है कि इसके रोकथाम के लिए अनेक उपाय भी किए जा रहे हैं जो वनों के रूप में। और एक जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है अक्टूबर माह में प्रथम सप्ताह में। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति में ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एक अक्टूबर माह में प्रथम सप्ताह में भारत देश में ये वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिससे कि वनों का रक्षा किया जा सके, इन कटाव को रोका जा सके। अंधाधुंध कटाइयाँ चल रही है इनकी, अवैध जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, इसमें जलीय जीव वगैरह रहते हैं अपने। अब जो तीसरा फैक्टर है वन्य प्राणी, आपने देखा होगी भारत के ये तीनों जो फैक्टर है, एक तो जलवायु, वनस्पति, वन्य प्राणी, ये तीनों एक ही से संबंधित है। तीनों आपस में मिलकर ही जैव मंडल का निर्माण करते हैं, जो अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो ये तीनों उन्हीं से संबंधित, जलवायु, वनस्पति, वन्य प्राणी। वनस्पति तो प्राकृतिक वनस्पति ये हो गई जिसमें मनुष्य की सहायता के बिना झाड़ियां, वृक्ष वगैरह जो उगते हैं, वे प्राकृतिक वनस्पति में आता है। मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वनस्पतियां, क्योंकि वनस्पति जो प्राकृतिक वनस्पति है, इन्हीं के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, जो कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन तो जो वृक्ष है दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन गैस का वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है, उत्सर्जन के रूप में। ये दोनों ही मनुष्य के लिए, ऑक्सीजन गैस श्वसन क्रिया के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। अब बात करते हैं वन्य प्राणी के रूप में। ठीक है, जो अपना तीसरा, वनस्पति के बारे में इतना ही लिखा गया है, बस इतना ही बताया गया है आपके चैप्टर में। और जो तीसरा बिंदु है वन्य प्राणी। अब बात करते हैं वन्य प्राणी के रूप। तीसरा बिंदु है वन्य प्राणी। देखो, वन्य से तो आशय जो अपने वन का आवरण, वन जीव जो अपने वन से संबंधित है, वन्य। ठीक है, जो वन में रहते हैं, और प्राणी मतलब जीव, जो वन के अंदर जीव रहते हैं, वो वन्य प्राणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें अनेक प्रजातियां रहती है, सरीसृप की, उभयचरों की, जलीय जीवों की, काफी प्रजातियां हैं जो वन्य प्राणी के रूप में निवास करती है। पक्षियां, स्तनधारियां, ठीक है, बाघ, ये सभी वन्य प्राणी के रूप में आते हैं। वन्य प्राणी के रूप में अब इसमें जो एनसीईआरटी में इंपोर्टेंट दिया गया है, एक तो है राष्ट्रीय पशु।
राष्ट्रीय पशु, ये बाघ। राष्ट्रीय पशु के रूप में भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ, ठीक है। और राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर। ये दोनों ही आपके चैप्टर में दिया हुआ है। जो राष्ट्रीय पशु है मोर, राष्ट्रीय पशु सॉरी बाघ, और राष्ट्रीय पक्षी मोर। जो राष्ट्रीय पशु बाघ है ये अपने गुजरात में गिर क्षेत्र में पाए जाते हैं सर्वाधिक, और केरल और तमिलनाडु साइड भी पाया जाता है, ठीक है। इनके लिए बाघों के लिए बाघ परियोजना चलाई जा रही है, हाथियों के लिए हस्ती परियोजना चलाई जाती है, ठीक है। बाघ परियोजना, ये परियोजना क्यों चलाई जा रही है, ठीक है। हस्ती परियोजना, हस्ती परियोजना से हास्य है जो हाथियों के लिए, ठीक है। हस्ती परियोजना हाथियों के लिए, और जो बाघ परियोजना है वो बाघों के लिए। परियोजना से तात्पर्य है कि योजना के अंतर्गत इन वन्य जीवों की सुरक्षा को सानिध्य में रखकर इनकी योजनाएं बनाई जाती है, जिससे कि उनका जो शिकार वगैरह है, जो अवैध शिकार करते हैं, उनका रोकथाम हो सके, इनकी प्रजातियों को लुप्त होने से बचाया जा सके, ठीक है। बाघ परियोजना हस्ती परियोजना बाघ परियोजना बाघ से संबंधित है, हस्ती परियोजना हाथी संबंधित है। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ है जो अपने गुजरात गिर में भी पाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है वन्य प्राणी के रूप में। इनके वन्य प्राणियों को सुरक्षा के रूप में देखो, वन्य प्राणी अपने मनुष्य जीवन के एक चक्र के रूप में आवश्यकता है। जो अपने खाद्य जाल है, ठीक है, जो खाद्य जाल है मनुष्य का, जो अपने अनेक जीवों का जो खाद्य जाल चलता है, उसमें यह है कि वन्य प्राणियों का होना अति इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इनकी एक प्रजाति लुप्त होने से मनुष्य के ऊपर खतरा मंडराने लगता है, क्योंकि उनके काफी दुष्परिणाम मनुष्य को झेलने पड़ते हैं। तो बाघ वह जो राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी, इनके रखरखाव के लिए काफी योजनाएं चलाई जा रही है उनके रखरखाव के लिए। जो अपने भारत में नेशनल पार्क पशु विहार भी बनाए जा रहे हैं, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है। केरल और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, ये सब पाए जाते हैं वन्य प्राणियों के रूप में। केरल और कर्नाटक में बाघ पाए जाते हैं। जलवायु के बारे में मैंने बता दिया, स्थलमंडल, ये वनस्पति के बारे में बता दिया, वन्य प्राणी के बारे में बता दिया। तो अपना आज का चैप्टर बस यहीं पे विराम देते हैं। तो जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी है, ये तीनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है, एक कड़ी के रूप में है। अगर जलवायु अच्छी नहीं होगी तो वनस्पति का उत्पन्न कैसे होगा, अगर वनस्पति नहीं होगा तो वन्य प्राणी कहाँ होंगे। तो ये तीनों है जो आपस में एक दूसरे से संबंधित है। और जो क्लास है ये कंटिन्यू लिया करो और वीडियो को कंप्लीट देखा करो, जिससे कि आपको डाउट ना हो। अपने इसको सुचारू रूप से चलाते चलाते आज छठी क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। आगे हम 7वीं क्लास की स्टार्ट कर देंगे कल से। और इसमें अगर कोई बिंदु आपको कोई समझ नहीं आ रहा हो, कोई बिंदु, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे कि मैं आगे उसको अच्छे एक्सप्लेन के साथ बता सकूं, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई। थैंक यू।